हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनो। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है कि जो प्योर फिनोल्स क्या होते हैं वो कलरलेस लिक्विड हो सकते हैं या सॉलिड हो सकते हैं, पर वो जनरली क्या कैसे अपीयर होते हैं, कलर्ड होते हैं। वो कलर्ड अपीयर क्यों होती है? क्योंकि जब भी एयर के कॉन्टैक्ट में क्या आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और कोई भी कंपाउंड जब ऑक्सीडाइज हो जाता है वो कैसे अपीयर करता है, कलर हो जाता है वो। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि उनके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है दूसरे कंपाउंड्स के साथ, अपने कंपाउंड के ही अंदर नहीं, दूसरे कंपाउंड के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। सो जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी उस उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो इसके लिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे फिनोल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फिनोल्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन क्या होते हैं? वाटर। फिनोल्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। बट जो डाई और ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि उनके पास 2 या 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर ले वाटर के साथ, बट जनरली वो नहीं करते। बहुत ही कम ही चांस होते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करें। बट जनरली क्या होता है? फिनोल्स किसमें सॉल्युबल होते हैं? एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल्स होते हैं उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और स्मॉलर सॉल्युबिलिटी होती है इन वाटर एज कंपेयर टू और मेटा एंड पैरा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑर्थोफिनोल होते हैं वो क्या कर लेते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब अपने कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। सो ये क्या कर रहा है? नाइट्रो का ऑक्सीजन ग्रुप किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है? हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ द सेम कंपाउंड। तो अपने ही कंपाउंड के अंदर क्या कर रहा है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो जिसकी वजह से वो वाटर के साथ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ऑक्सीजन ने किसके साथ कर लिया? हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ द सेम कंपाउंड के साथ कर ली, तो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेगा? जिसकी वजह से उनका क्या होता है? वो लो सॉल्युबिलिटी होती है। ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वो एक दूसरे कंपाउंड के साथ तो कर ही नहीं पाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे कि पहले ही उसने क्या कर लिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया अपने ही कंपाउंड के साथ, तो वो दूसरे कंपाउंड के साथ कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? जिसकी वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें होगी नहीं, और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। हमें थोड़ी एनर्जी से ही है, तो हमें थोड़ी एनर्जी से ही वो क्या हो जाएंगे? बॉइल हो जाएंगे। उनमें होगी नहीं, और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। हमें थोड़ी एनर्जी से ही वो क्या हो जाएंगे? बॉइल हो जाएंगे। ओके, बट जो मेटा और पैरा पोजीशन पे है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाते। क्यों? वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, क्योंकि नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बीच में क्या है? ज्यादा डिस्टेंस है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते। इसलिए वो क्या कर लेते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे मोलिक्यूल के साथ क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट और लार्ज सोल्युबिलिटी होती है एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला पॉइंट हमारा एसिडिटी। जो फिनोल्स होते हैं वो वीकली एसिड होते हैं वैसे तो। जब हम फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्सी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा सोडियम फिनोक्साइड आयन निकलता है, और वाटर क्या होता है? निकल जाता है। अगर हम सोडियम फिनोक्साइड आयन को कार्बोनिक एसिड, मिनरल एसिड या फिर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलता है? फिनोल मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो फिनोल है वो वीक एसिड है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। वीक कैसे है? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिक एसिड क्या कर रहा है? अपना हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, और हाइड्रोजन रिलीज करके किसको दे रहा है? फिनोक्साइड आयन को, ताकि वो क्या अगर बना ले? फिनोल। तो एज कम्पेयर हम दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो यहाँ पे कौन लूज कर रहा है? हाइड्रोजन, क्योंकि एसिडिटी क्या होती है? लूज ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे लूज कौन कर रहा है? कार्बोनिक एसिड। तो इन दोनों को कंपैरिजन करके देखिए तो हाइड्रोजन इजीली कौन लूज कर रहा है? कार्बोनिक एसिड। और फिनोल क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो वो एसिड तो होता है बट बहुत ही ज्यादा वीक होता है एज कम्पेयर टू कार्बोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। पर जो फिनोल होता है वो मोर एसिडिक होता है देन अल्कोहल। वो कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। जब हम फिनोल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा फिनोक्साइड आयन बनता है, और दो फिनोल और फिनोक्साइड आयन क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जब हम फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। जब इनका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और रिंग के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पे सेपरेशन हो गया। और जहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होता। और यहाँ पे फिनोक्साइड आयन में क्या है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइज हो रहा है मतलब उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करके देखें तो फिनोक्साइड आयन क्या है, ज्यादा स्टेबल है। और हम क्या कह रहे हैं कि फिनोल और फिनोक्साइड आयन क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, फिनोक्साइड आयन है बन रहा है, और वो फिनोक्साइड आयन क्या है, वो ज्यादा स्टेबल है फिनोल से। और इक्विलिब्रियम भी वहीं भी शिफ्ट होता है जहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। ओके, सो फिनोक्साइड आयन कब बन रहा है, जब वो फिनोल हाइड्रोजन क्या कर देता है, लूज कर देता है। सो कोई भी कंपाउंड जब हाइड्रोजन लूज कर देता है मतलब वो क्या है, एसिडिक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल को कंपेयर कर रहे हैं। अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखें, जब हम अल्कोहल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा अल्कोक्साइड आयन बनता है। तो यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन में क्या है, ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज है। और जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे वो क्या कर रहा है, और ज्यादा क्या करता है, वो प्लस साइड इफेक्ट करता है, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास पहले ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और आर ग्रुप उसको क्या कर रहा है, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज दे रहा है। तो पहले ही वो क्या कर, नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो क्या कर रहा है कि अपने इलेक्ट्रॉन को पहले ही लूज करना चाहता है, कि वो किसी तरह वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। और आर ग्रुप क्या कर रहा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसकी क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखें तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अल्कोहल। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जहाँ पे हमारा अल्कोहल बन रहा है। क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो किसी का नहीं है, रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी से हम नहीं बता रहे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो। जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, और वहां पे क्या कर रहा है, वो हाइड्रोजन लूज नहीं कर रहा। तो ये क्या हो, और फिनोक्साइड आयन क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू एल्कोक्साइड आयन। तो फिनोक्साइड में क्या हाइड्रोजन लूज हो चुका है, पर एल्कोक्साइड में हाइड्रोजन लूज हो चुका है, पर वो ये स्टेबल नहीं है। यहाँ पे स्टेबल क्या है, अल्कोहल, की वो अपना हाइड्रोजन लूज नहीं करना चाहता। पर फिनोल में क्या है, वो अपना हाइड्रोजन लूज करके फिनोक्साइड आयन जो ज्यादा स्टेबल है वो बनाना चाहता है, इसलिए फिनोल हमारा ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। सो नाउ क्या है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल, की कोई भी ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा एसिडिटी ऑफ फिनोल पे। तो हम क्या देख चुके हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फिनोल में कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, जहाँ पे हमारा फिनोक्साइड आयन बन रहा है। तो कोई भी फैक्टर जो स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन को इंक्रीज करेगा, मतलब क्या कर रहा है, वो एसिडिटी उसकी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और कोई भी फैक्टर जो उसको फिनोक्साइड आयन को डिस्टेबल करेगा, तो वो क्या कर रहा है, उसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड है, एसिडिटी से। क्योंकि हमने पीछे क्या देखा है, ज्यादा स्टेबल कौन है, फिनोक्साइड आयन। और फिनोल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को लूज करके क्या कर रहा है, फिनोक्साइड आयन बन रहा है। तो वो क्या है, फिनोल क्या है, ज्यादा एसिडिक है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन लूज कर रहा है, और स्टेबल कंपाउंड फिनोक्साइड आयन बना रहा है। सो फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कोई भी बेंजीन रिंग पे जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। सो यहाँ पे फिनोल में ये क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है, नाइट्रो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो जब हम जी को अब हम मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है, फिनोक्साइड आयन बन रहा है। पर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाएगा, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और देगा, बेंजीन रिंग को और देगा। सो ऑक्सीजन पहले ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या कर रही है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या कर रही है, पास कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन अपने पास, वो अपने पास से रिंग को दे रही है, जिसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। और कोई भी चीज स्टेबल रहना चाहती है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को डिसबैलेंस कर देगा, उसको डिस्टेबलाइज बनाएगा, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट हमारा पोजीशन ऑफ ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। सो पोजीशन क्या होगी उस ग्रुप की रिलेटिव टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। सबसे पहला पॉइंट हमारा
जो स्टेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी को ऑपरेट करता है वो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं, स्टेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का इंक्रीज हो जाता है OH ग्रुप से। जैसे कि ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है, तो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अगर ये क्या हमारी पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन हमारी क्या है ऑर्थो, ये क्या है हमारी मेटा, और ये क्या है हमारी पैरा। सो हमने क्या किया क्या कहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है जैसे ही हाइड्रोक्सी ग्रुप से ग्रुप का कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होगा, ऑर्थो पोजीशन पे, फिर क्या होगा मेटा पोजीशन, फिर कहाँ पे होगा पैरा पोजीशन पे, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाए, इंक्रीज हो रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन देगा, जो ऑर्थो पोजीशन पे होगा, फिर मेटा देन पैरा। ओके, उसके बाद आता है हमारा रेजोनेट इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सब्स्टिट्यूएंट इज इन ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन देन मेटा। सो रेजोनेटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे ऑपरेट करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एज कम्पेयर टू मेटा। ऐसा क्यों है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे 5 स्ट्रक्चर का, बट मेटा पोजीशन पे वो सिर्फ 4 स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और ये बात हम जानते हैं, जो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। सो एक हमारा इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू मेटा। जो स्ट्रक्चर हमारा बढ़ रहा है वो यहाँ ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है जो, तो वो हमारा ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रो ग्रुप तक गया है, जिसकी वजह से हमारी कॉन्जुगेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारा एक स्ट्रक्चर ये इंक्रीज हो गया जहाँ पे कॉन्जुगेशन कहाँ तक गई है, ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रो ग्रुप से। पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें मेटा पोजीशन पे नहीं मिलेगा। सो जिसकी वजह से ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे जब कोई ग्रुप होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू मेटा ग्रुप। ओके।